खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, प्राइमेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सेकुलरिज्म को लेकर के बयानबाजी अब तेज होती जा रही है। आज गुजरात में नर्मदा में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा का जो स्थापना शिलान्यास किया गया, उस दौरान मोदी ने सरदार पटेल के सेकुलरिज्म को देश की जरूरत बताया। मोदी का बोलना जैसे ही खत्म हुआ, कांग्रेस ने मोदी के वार का जवाब दिया और वार करने के लिए कांग्रेस ने भी इतिहास का सहारा लिया। देखिए पहले रिपोर्ट, बातचीत करेंगे इस पे। देश में चुनावी मौसम की दस्तक क्या हुई? खोमों में छुपा सेकुलरिज्म एक बार फिर राजनेताओं की जुबान पर खिलखिला रहा है। सब अपने अपने सेकुलरिज्म को ठिकाऊ द्वार बताने के लिए आमादा दिख रहे हैं। गुजरात के भरूच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिलान्यास समारोह के दौरान मोदी ने कहा कि देश को कैसा सेकुलरिज्म चाहिए। मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूं, आदर करता हूं। उन्होंने कहा सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। सरदार साहब सेक्युलर थे, लेकिन उनको सोमनाथ का मंदिर बनाते हुए उनका सेक्युलरिज्म आड़े नहीं आया था। इस देश की अस्मिता को लेकर के चले। मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को देश की खुशहाली से जोड़ दिया तो अंबेडकर की भी लीला सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि बाबा साहब आंबेडकर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के दबे हुए लोग के लिए वो भगवान का रूप है। और जो भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए भला चाहते हैं, उनको बाबा साहब आंबेडकर से प्रेरणा मिलती है। और तब ये बाबा साहब आंबेडकर को पूछा नहीं जाता है वो किस दल के थे। भाइयों बहनों, उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, उनका संघर्ष हमें सामर्थ्य देता है। और इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम हमारी विरासतों को बांटने दें। ये सांझी विरासत है और उस सांझी विरासत का हम सबको गर्व होना चाहिए। मोदी का जब सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए नेहरू के कालखंड की याद दिला रहे हों और उस वक्त की परिस्थितियों में घटे घटनाक्रमों को भुनाकर कांग्रेस के सेकुलरिज्म को छलावा कह रहे हों, तो भला कांग्रेस मोदी पर कैसे न व्यंग प्रहार करे। सो मोदी के बाद कांग्रेस भी दहाड़ी और एक एक वार का जवाब इतिहास के सहारे दिया। सरदार पटेल की प्रतिमा की आधारशिला रखी जाती है और दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और संघ परिवार के नेताओं के और उनके लोगों के द्वारा इसी राष्ट्र की आधारशिला के ऊपर लगातार प्रहार किया जाता है। कि अभी तो विपक्ष के अंदर हैं तो यह इनकी तौर तरीके हैं, कल को अगर भगवान ना करे सत्ता अगर इनके हाथ में आ जाए तो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को किस तरीके से ये पालन करेंगे। देश के इन दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची है। इसका मकसद सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर सत्ता तक पहुंचना है। यही वजह है कि 14 राजनीतिक पार्टियों ने
सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट रहने की बात कही। इसीलिए अलग अलग पाठ पढ़ाया जा रहा है। पाठ ऐसा कि लोगों को समझाने के लिए इतिहास के पन्नों को फिर से टटोलना पड़ेगा। चैनल 1 न्यूज के लिए दिवांशु की रिपोर्ट। जी, तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि क्या ये सांप्रदायिकता की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? सियासत में सब कुछ जायज है, ये हमेशा कहा जाता है, ये हमेशा देखने को मिला है। लेकिन अब जो सियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री, सियासत के चक्रव्यूह में जिस तरह से पटेल का नाम अब लिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, उनका इशारा क्या है? और क्या ये सरदार पटेल की विरासत पर कब्जा करने की एक जंग है, सरदार पटेल को अपनी पार्टी का बताने की एक जंग है, या फिर सिर्फ 2014 की कुर्सी को किसी तरह पाने का एक हथकंडा? इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही खास पैनल मौजूद है मेहमानों का, जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शरद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीजेपी नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए। एक खास बात और, यहां पर कांग्रेस नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, ऐसे में प्रतिक्रियाएं बहुत आती हैं, लेकिन आज कोई कांग्रेस नेता इस पैनल में आने को तैयार नहीं हुआ। हो सकता है कुछ मजबूरियां हो सकता है इस मसले पर बोलना ना चाह रहे हो, जो भी हो फिलहाल वो मसला अलग है। लेकिन ये गंभीर मसला इसलिए है कि अब देश की सियासत किस दिशा में जा रही है। सवाल मेरा पहला फजल इमाम मलिक साहब आपसे है, क्या ये धर्मनिरपेक्षता की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? राजीव, मैं पिछले 3-4 महीनों से इस बात को दोहरा रहा हूँ, जब से पिछले 7-8 महीने से ये बात हो रही है। जिन मुद्दों को पीछे छोड़ के ये धर्मनिरपेक्षता और ये सांप्रदायिकता की जो बातें हो रही है, सचमुच में आपने ठीक कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की नई परिभाषा इस देश में गढ़ी जा रही है। राजनीतिक दल जो हैं, सारे दल जो हैं, वो अपने अपने तरीके से अब धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को परिभाषित कर रहे हैं। ये विडंबना नहीं तो क्या है कि कल जिस आपने फुटेज में दिखाया, कल जिस मोर्चे की बात आपने की, मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्ति जिसके राज्य में, समाजवादी पार्टी के राज्य में, मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, और आज भी वहाँ दंगे हुए, और लगातार इसकी बनी हुई आशंका कि कब क्या हो जाए, वो उन साझा मंच साझा करते हैं। नीतीश कुमार जी 17 साल तक भाजपा के साथ रहे, आज अचानक धर्मनिरपेक्ष से सांप्रदायिक से धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, तो राजनीतिक दलों के लिए परिभाषा बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी में भाजपा छोड़ के आने वाला रातों रात धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, उनकी पार्टी से जोड़ के भाजपा में जाने वाला सांप्रदायिक हो जाता है। तो ये नई परिभाषा है। और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे जो लग रहा है, सरदार पटेल को लेकर जो सेकुलरिज्म की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो वैचारिक तौर पे दिवालिये हो गए हैं। तो वो उनके पास अब मुद्दे नहीं रहे। देश महंगाई से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, और आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भाषण देखिए कि वो सचमुच, अगर वो रहते प्रधानमंत्री की बात कही थी कल उन्होंने, तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। बिल्कुल सचमुच बदल जाती राजीव। तो उन्होंने ही आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, हो सकता है कि भाजपा नहीं रहती। इसलिए मुझे तो लगता है कि सरदार ये आपका नजरिया। हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान अफजल अब्बास जी मौजूद हैं। आप जेडीयू नेता हैं, जेडीयू का पक्ष आप रखेंगे। थोड़ा देर से परिचय मैंने आपका कराया, लेकिन मसला यहां पर यह है कि ये जो सियासत हो रही है, अफजल अब्बास जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए, सवाल है कि सबसे बड़ी बात है, ये सरदार पटेल साहब पहले गृह मंत्री थे, और ये मुद्दा कांग्रेस की नाकामी कही जाएगी, जिसको हाईजेक कर लिया बीजेपी वालों ने। सच तो ये है कि यकीनन बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ मलिक साहब से कि आरएसएस पे पाबंदी लगती है, और आज ये हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता, वो सेकुलर थे, इसमें दूरा नहीं है। मैं गर्व करता हूँ कि देश ने एक ऐसा गृह मंत्री दिया। अभी सवाल इस बात कि जैसे जैसे सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की बात उठती जा रही है, और कल भी जो 17 पार्टी, इसमें इंक्लूडिंग जेडीयू भी है, सब लोग मिलके, उस पर भी नीतीश जी ने एक जुमला कहा था, याद होगा, कहा था कि ये सब हम एक है, लेकिन कौन कहाँ चला जाएगा अभी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कल की एक पल मलिक साहब से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने काम देश को किया जा रहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि
उत्तर प्रदेश में हुआ, दंगा हुआ, कहीं ना कहीं हम किसी पार्टी पे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की आग तो मुजफ्फरनगर में है, हो सकता है कि मुजफ्फरनगर एक जगह नहीं है सांप्रदायिकता की आग, हर अफजल अब्बास जी, एक जगह नहीं है, हर जगह है, हाँ। वही कह रहा, हर जगह है। हो सकता है कि मुजफ्फरनगर से बढ़ते बढ़ते बिहार भी चले जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जहां और ये है, इसको आज ये शुरू हो चुका है, हाँ, बिल्कुल, बिहार वही मैं कहने जा रहा था, ऐसा नहीं है। नवादा में, बेतिया में वही तो कहा, जिस तरह से इसमें सेकुलरिज्म के नाम पे जो एकजुट दिखाया गया है, एक अच्छी बात है, लेकिन इसके आड़ में भी एकजुटता पे हम आएंगे, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा आज, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर वार किया, मनमोहन सिंह ने यह कहा कि सरदार पटेल कांग्रेस के थे और मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी से हूं जिस पार्टी में सरदार पटेल हैं। आपके पास मैं आऊंगा, हमारे साथ सर शर्मा जी मौजूद हैं, आपके पास मैं आऊंगा, आपका पक्ष जानने होगा। अभी लंबी बहस है, मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से बात हो। सर शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया पहले। देखिए, जो सांप्रदायिकता की बहस है या सेक्युलरिज्म की बहस है, वो सब तो ठीक है, जो चल रहा है, राजनीति सही तौर पे हो चुकी है, इस तरह की हो चुकी है राजनीति। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अब जो डर लग रहा है मुझे इस चीज़ से कि कहीं आने वाले जो हमारी जो पीढ़ी है, वो सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को कहीं वो नगण्य ना कर दे इस बहस के पीछे, इस राजनीतिक बहस के पीछे जी। क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोलना कि वो कांग्रेसी थे, वो एक बहुत बड़े राजनेता थे, बहुत बड़े राजनेता थे, और वो उनका जो समकक्ष थे महात्मा गांधी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष के नेता थे, और उनका कंट्रीब्यूशन दुनिया को पता है कि क्या किया उन्होंने। बिल्कुल। और हम लोग भी सिर्फ किताब में थोड़ा बहुत ही पढ़ पाए थे कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, शायद वो आज भारतवर्ष हमारे सामने होता नहीं अगर वो नहीं होते तो। ये सोचना भी बड़ा लगता है कि एक भयावह स्थिति हो जाती है कि अगर नहीं होते तो। अब मुझे लगता है इस सारी बहस के पीछे कहीं सरदार पटेल को भी एक उसमें आ जाए बहस में कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया, वो एक बड़ा अजीब सी चीज तो स्थिति पैदा हो रही है। आपको क्या लगता है, ठीक है सरदार पटेल की जो शख्सियत है पूरा देश जानता है, लेकिन क्या उनकी शख्सियत किसी एक पार्टी के मोहताज है? उनका कद क्या इतना छोटा है? सरदार पटेल को किसी दलगत राजनीति के तहत देखना ही उनका बहुत बड़ा अपमान है। और राजीव, इस पे मुझे एक बात लगती है कि मोदी बार बार जिस चीज़ को उठा रहे हैं, खासकर सरदार पटेल को, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ उसके सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। आप बिहार में भी उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र किया। मुझे लगता है कि जो पिछड़ा काट भाजपा खेल रही है सरदार पटेल के बहाने नरेंद्र मोदी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये अहम पहलू है। आपके पास आऊंगा मैं बीजेपी का स्टैंड बताने के लिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया के लिए। हमारे साथ श्याम जाजू जी, बीजेपी नेता मौजूद है। श्याम जाजू जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बयान के जरिए? नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता के भी परिभाषाएं अलग अलग होंगी? नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कमेंट कर पूरे देश को एक नया संदेश दिया है। कैसा संदेश? सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व जी जी जी, क्या संदेश, कैसा संदेश सर, बताइए उसको। हाँ, उन्होंने जो बोला कि आज की सेक्युलरिज्म की परिभाषा करने वाले लोग अपने छोटे राजनीति के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सेक्युलरिज्म का उपयोग करते हैं, और जब भी चुनाव आता है तो इनके डंके बजना शुरू होता है। इनकी सही रूप में इनका सही इंटेंशन सेक्युलरिज्म का नहीं है। सही सेक्युलरिज्म का वारिस वो थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी नींव डाली है इस देश में। वो सेक्युलरिज्म हम इस देश में लाना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले गृह मंत्री थे। एक्चुअली जिनको इतिहास मालूम होगा, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी जी, और जब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना यह बहस चली तो ज्यादा वोटिंग बहुमत था सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। वे नेहरू जी को एक स्टेट ने और केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम का दिल्ली, ये केवल 2 वोट पड़े थे। पर इस देश की उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी और बड़े अधिकारी और कुछ इंटरनेशनल दबाव आया और गांधी जी ने निर्णय किया नेहरू जी का। ठीक है, ये इतिहास सबने पढ़ा है गांधी जी को। श्याम जाजू ने श्याम जाजू जी, ये इतिहास सबने पढ़ा है, सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ करके अब राजनीति होगी? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मैंने अभी सवाल किया, उनकी शख्सियत क्या इतनी छोटी है? क्या ये उनकी विरासत पर कब्जा करने की जंग है? ये किसी की विरासत, ऐसे बड़े व्यक्तित्व किसी एक पार्टी की, एक जाति की, एक प्रदेश की विरासत नहीं होती। वो पूरे देश की प्रॉपर्टी है।
कोई एक परिवार की प्रॉपर्टी नहीं होती और वो पूरे देश को प्रेरणा देने का काम करती है। तो आज दुर्दैव से इस देश में एक ही परिवार ने जो कुछ किया है वो हमने किया है, बलिदान किया है, मेरे दादा ने किया है, मेरे दादी ने किया है, मेरे पापा ने किया है, इसके सिवाय देश में किसी ने बलिदान किया ही नहीं। ये मानने वालों को ये जवाब है। इस देश में जो जो आज तक स्मारक खड़े हुए हैं, जो जो ट्रस्ट खड़े हैं, जो एनजीओ खड़े हैं, 450 से ज्यादा इस प्रकार के स्मारक एक ही परिवार के बने हैं। वल्लभ भाई पटेल के बनाते नहीं है। वल्लभ भाई पटेल के जो उचित प्रेरणा 1991 की बात मैं बताऊंगा फिर आपको। ये नहीं 1991 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे गुजरात अहमदाबाद के टर्मिनल का नाम रखा जा रहा था तो भाजपाइयों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। यही भाजपा थी जब उनके नाम रखे जाने का विरोध कर रही थी। तो आप ठीक है, लेकिन आप पूरे देश को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, वो सब ठीक है, वो नहीं श्याम जाजू जी, ये बात ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है, लेकिन पूरे देश को श्याम जाजू जी ये बात सबको समझ में आती है, पब्लिक सब जानती है, लेकिन इसमें सियासी पहलू जो है वो शामिल क्यों हो रहा है? ये कहने की बात नरेंद्र मोदी को ये कहने की नौबत क्यों आती है? बीजेपी को साफ साफ ये बोलने की नौबत क्यों आती है कि देश को वोट बैंक का सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, सरदार पटेल का सेकुलरिज्म चाहिए? ये किसके लिए इशारा कर रहे हैं? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। फजल इमाम मलिक साहब, आप राजीव जी देखिए जी, आप जब स्मारकों की बात करते हैं तो 1991 में अहमदाबाद टर्मिनल का हवाई अड्डे का नाम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखने की बात कही गई तो सबसे ज्यादा विरोध भाजपाइयों ने की। और मैं फिर इस बात को करूंगा, आज का आप भाषण देखिए, आज अंबेडकर जी की भी बात उन्होंने बहुत गंभीर उठाया, अंबेडकर के मुद्दे को भी उठाया आज नरेंद्र मोदी ने। तो एक तरफ पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, दूसरी तरफ दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी चीज 2000 और फिर सेकुलरिज्म, ये तीन जो तरी है, जो इन तीनों चीजों को मिलाकर वो 2014 के चुनाव को किस तरह से अपने पक्ष में ले जाने की कोशिश हो रही है, और कुछ नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या अंबेडकर हो, वो बस सिर्फ उनके लिए, या मोदी हो या कांग्रेस हो या सारे राजनीति, वो उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ी शख्सियत थी उनके लिए। आज 5 साल पहले क्यों नहीं बड़ी शख्सियत थी उनके लिए? आज क्यों याद आ रहे हैं? जी, अचानक चुनाव से पहले ये सवाल क्यों? आजादी के बाद 55 साल कांग्रेस वालों को क्यों नहीं सोचा ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रेरणा पूरे देश को देने के लिए हमको स्मारक बनाए? हमारा सवाल उनको है, हम आज क्यों कर रहे हैं ये हमें पूछने के बजाय। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। 55 साल कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया? श्याम जाजू जी आपके पास आऊंगा। अफजल अब्बास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात बिल्कुल सही करें, आजादी के बाद अब तक होना चाहिए था, लेकिन यही सवाल पलट के आपसे भी कहा जा सकता है कि आपके हुकूमत नरेंद्र मोदी जी तीसरे टर्म वहां पे हैं। आज इलेक्शन से पहले सरदार, बिल्कुल सही कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आ रही है, अम्बेडकर साहब की बात आ रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे, बिल्कुल मैं सहमत हूं, इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति के इसके अलावा कुछ नहीं है। हमदर्दी अगर होती तो इलेक्शन से 2 साल पहले करते तो एक बात थी। आज पूरे देश से लोहा मांगने की बात आ रही है। मैसेज पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है कि बैकवर्ड, ठीक कहा मलिक साहब ने कि बैकवर्ड और दलित कार्ड खेलने की साजिश है। मैं देश के बड़े नेताओं में से इसमें दो राय नहीं है, इसका सम्मान करते हैं, देश को सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन सियासत के बुनियाद पे स्टैच्यू बनाना, मूर्ति बनाना और इलेक्शन से पहले ये लगता है कि सिर्फ वोट के लिए है। नहीं तो आपकी पार्टी से क्या सवाल नहीं होना चाहिए? आपकी पार्टी भी नसीहत देती है, कभी टोपी पहननी चाहिए, कभी टीका लगाना चाहिए। हम तो बिल्कुल सांप्रदायिक समाज ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इसका मकसद क्या किसी को पता नहीं है? नहीं, इसका मकसद ये कि देश में हर मजहब के लोग, हम लोग भी तक नहीं, आपके पुराने सहयोगी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये टोपी टिलक कौन नहीं जानता है? हम मुसलमान हैं, और ये बताइए, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू फंक्शन में जाता हूं। मसला आपका नहीं है अब्बास साहब, मसला आपका नहीं है, मसला ये देश की सियासत का है, जो दिशा आप लोग दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक आप गलत कर रहे थे। काले दीजिए, मैं मुसलमान हूं और किसी हिंदू फंक्शन में जाता हूं, कोई तिलक लगा दे तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? उसमें बुराई नहीं है। ये किसी मजहब के मानने वाले के साथ मिलजुल के उसके मजहब की ताजीम करने की बात होती है। टोपी पहनने से नहीं, संस्कार सबको पता है, सियासत अलग मसला है। शक्ति सिंह, शरद शर्मा जी हमारे साथ हैं। शरद शर्मा जी, आप काफी देर से सुन रहे हैं। देखिए, आज जो मोदी के जो सरदार पटेल के इश्यू पे जो आज जो भाषण हुआ है मोदी जी का, जो भी कुछ हुआ है, आई थिंक वो जवाब था मनमोहन सिंह के इस कथन का कि मैं गर्व से कह सकता हूँ वो कांग्रेसी थे, उस कांग्रेस पार्टी के थे सरदार पटेल। आई थिंक ये उसका जवाब था। और सरदार पटेल का जो ये शिलान्यास का
ये सारा कार्यक्रम था, आई थिंक ये 1-1.5 साल पहले से कार्यान्वित हो चुका था। आज इसके फाउंडेशन स्टोन लिया गया, 31 अक्टूबर को लिया गया, और ये पक्की बात है कि ये तो चुनावी एक तरह से चुनावी नहीं, मोदी का ये बयान क्या ये सिर्फ पलटवार भर है? इसके पीछे, जैसे कि फजल इमाम मलिक साहब ने कहा, इसके पीछे वोट बैंक का, बीजेपी का एक पूरा प्लान है। आप किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं दूरगामी है? देखिए, इलेक्शन स्ट्रेटेजी तो है कि 5 लाख गांवों से अगर लोहा लेना है तो लोहा वही देगा जो पार्टी की विचारधारा को फॉलो करेगा। तो राजनीति तो है इसके पीछे, बस ये है कि ये टाइमिंग शायद गलत हो गया, इसलिए इस पे बहस छिड़ गई है। जी, तो आपका मूल्यांकन क्या कहता है? प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं उस पार्टी से हूं जिस पार्टी के सरदार पटेल थे? क्या ये बात सही है कि सरदार पटेल को सिर्फ ये कहा जाए कांग्रेस पार्टी के थे? कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी। आजादी के बाद से पहले की अगर बात करें तो वो एक अलग तथ्य है, उसको आज के तथ्य में नहीं देखा जा सकता। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन था, और कांग्रेस को संगठन बनाने वाले महात्मा गांधी थे। ये भी इतिहास पता है इस बात का लोगों को कि कांग्रेस उससे पहले तो एक संगठन था जो कि ब्रिटिश हुकूमत की हिमायत करता था और अपने थोड़े से इश्यूज के ऊपर फाइट किया करता था। ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने कांग्रेस को समाज में लेके आए, वो जनमानस से जोड़ा कांग्रेस को, और ये लोग नेता साथ में थे इनके, सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेता थे जो कि उनके साथ जुड़े। लेकिन जी इसमें कि चूंकि जो कांग्रेस, जिस कांग्रेस की हम बात, वो कांग्रेस अब रही नहीं है ना। उस कांग्रेस वो कांग्रेस अब नहीं रही। वो उस कांग्रेस में चुनाव जीतने के लिए आप देखिए कि जो लोग भाजपा से थे वो चले आते हैं, वो अचानक रातों रात धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की परिभाषा की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आप बिहार में देखिए तो राहुल गांधी के साये तले अनिरुद्ध साधु यादव चले आते हैं, पप्पू यादव को लिया जाता है। इसी तो वो पार्टी अब नहीं रही। पार्टी जो है वो सिर्फ चूंकि चुनाव जीतना मकसद है, कांग्रेस ने भी वही गलती की जो दूसरे दल कर रहे हैं। कांग्रेस भी अब वो पार्टी नहीं रही, वो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, सिर्फ लॉलीपॉप है लोगों को बहलाने के लिए, और कुछ नहीं रह गया। राजनीतिक दल अपने अपने सुविधा के अनुसार सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल कर लेना है। बिल्कुल, ये जब भी जरूरत होती है इसका लबादा ओढ़ने की कोशिश सबने की है। ये एक पार्टी का मसला नहीं। हमारे साथ श्याम जाजू जी मौजूद हैं। श्याम जाजू जी, एक आरोप ये भी लग रहा है, क्या ये जो कोशिश हो रही है, क्या ये जताने की कोशिश है बीजेपी के जरिए कि कांग्रेस ने सरदार पटेल की अनदेखी की है? निश्चित रूप से कांग्रेस ने अनदेखी की है, पर इतने छोटे इशू को इस प्रकार से देखना नहीं चाहिए। एक सरदार पटेल, महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, ये लोग कोई एक समाज के होते हैं क्या? यह पूरे देश की विरासत है, प्रेरणा देने वाले हैं और पूरे देश को प्रेरणा देने वाले हैं। उनका इस प्रकार का एक ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है, पूरे जग में सबसे बड़ा स्टैच्यू बनेगा। इतना बड़ा सपना देखने के लिए भी बड़ा मन लगता है। उसमें इस देश के प्राइम मिनिस्टर, हम तो उनको कोई पार्टी के नहीं मानते, देश का प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने कहा सिर्फ स्मारक नहीं बनाइए, पटेल के रास्ते पर चलकर भी दिखाइए, ये भी कांग्रेस ने कहा। श्याम जाजू जी, पटेल को अपनी प्रॉपर्टी समझा, अपनी जागीर समझे, और उस पार्टी के हूं मैं, और पटेल सेक्युलरिज्म थे ये उनको कहना पड़ा। अरे वो पटेल है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर देश को दिया कि श्रद्धा स्थानों का और अस्मिता स्थानों का अपमान सह नहीं सकता। वो पटेल है जिन्होंने 550 रियासतें विलीन कर लोहा पुरुष के रूप में पूरा देश जानता है। और उनके लिए मोदी जी ने जो कार्यक्रम दिया है, ये कोई मोदी जी तय करते तो कोई 10-5 उद्योगपति इकट्ठा आके इस प्रकार का स्टैच्यू खड़ा होता, पर पूरे देश के लोगों को अपना इन्वॉल्वमेंट करके, अपनी अस्मिता से, अपने अभिमान से, पूरे देशभक्तों को जोड़ के ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं किया उन्होंने। एक सेपरेट यूनिटी, सेपरेट आइडेंटिटी बनाकर पूरे देश से और किसानों से लोहा मांगा है। जो किसान, क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान थे, उन्होंने पानी के बारे में जो सोचा वो प्रेरणा, वो इंप्लीमेंट करके दिखाने वाले नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने सरदार सरोवर उनका सपना पूरा किया और सबसे ज्यादा बजट पानी पर खर्च करने वाला गुजरात है। नहीं, ये बात आप जो बता रहे हैं, ये सब जो संदेश है, तो ठीक है, तो इस संदेश है नहीं, ये पूरे देश को देना हम चाहते हैं। श्याम जाजू जी, तो क्या यही इस संदेश के बल पर आप ये बताएंगे कि सरदार पटेल बीजेपी की प्रॉपर्टी है? ना, ये बिल्कुल हमने जिसलिए ये संदेश तो पूरा देश का है सर, पूरा देश जान रहा है। हमारे साथ खास मेहमान सब मौजूद हैं, उनकी भी अपनी राय है, पूरा देश जान रहा है। तो क्या ये संदेश क्या किसी एक का कॉपीराइट है?
इसमें राजीव एक चीज और बिल्कुल जोड़ूंगा। किसी का कॉपीराइट नहीं, किसी को हमने रोका नहीं, पूरे देश को आह्वान किया है, सब लोग इसको जुड़ सकते हैं, सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और दूसरा, रही बात कल की जो सांप्रदाय विरोधी और कम्युनल विरोधी सेक्युलर जो लोग 14 पार्टी इकट्ठा आई, सब लोगों को मालूम है। ठीक है, उस पर आएंगे, एजेंडा क्या है, नहीं उन पार्टियों पर आएंगे सर, हम तब आपके ये सब ध्यान में उस मसले पे आएंगे हम, उस पे। श्याम जी आपने एक बात कही कि सारे देशभक्त लोगों से आह्वान किया, तो क्या सिर्फ 5 लाख लोग जो गांव को आह्वान किया उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कि 5 लाख गांव से लोहा लिया जाए, बाकी क्या लोग देशभक्त नहीं थे जिनसे उन्होंने आह्वान नहीं किया? कहा कि सिर्फ 5 लाख लोग। थोड़ा आपकी भी बुद्धि की मेरे को कमाल लगती है। क्यों? अरे भाई, उस खेतों से, उस किसानों से मांगा है जिस किसानों के लिए पूरा जीवन वल्लभ भाई पटेल ने लगाया है। आपको किसने रोका है? कोई शहर का आदमी अपना भी लोहा पूरे उसमें देश देने से के क्यों लिए नहीं मांगा? तो किसको रिजेक्ट किया है? आपने पूरे आपकी देश सोच से में क्यों नहीं देख रहा मांगा? हूं, आपने कितनी बारीकी से आप देखते हैं। आपने सिर्फ 5 लाख लोगों से क्यों सीमित कर दिया? हर बात 5 लाख लोगों तक क्यों सीमित कर दिया? आदत ये कांग्रेस की आदत है, ठीक हर है, बात को राजनीतिक दृष्टि से देखना। अब बिल्कुल राजनीतिक मसला है। हाँ मलिक साहब, आऊंगा आपके पास में। सोच नहीं, ये राजनीतिक मसला है श्याम जाजू साहब, इसको बस छोटी सी बात में इग्नोर मत करिए। सिर्फ एक छोटे से लाइन में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। देश की सियासत में जो कुछ हुआ है, कांग्रेस ने जो किया है 1948 से 1950 से, वो भी पूरा देश जानता है। उसके बाद 80 के दशक के बाद, 90 के दशक के बाद बीजेपी का रोल भी सब जानते हैं। फिलहाल आप बहुत व्यस्त रहे, अपने व्यस्त समय से आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जिस सांप्रदायिकता की बात हो रही है उनमें बाकी जो दल है, ये सिर्फ मोदी का मसला नहीं है। सवाल मोदी ने किया, बहस मोदी से शुरू हुई, लेकिन निशाने पर हर पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। हमारे साथ पूरे एक खास पैनल मौजूद है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हैं, शरफ शर्मा साहब आप हैं, और जेडीयू नेता अफजल अब्बास साहब। एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अगर बदलनी है दिल्ली की तस्वीर, लाना है राजधानी में सुशासन, तो दीजिए जनता दल यूनाइटेड को मौका। साबिर अली के नेतृत्व में होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में भी लाएं नीतीश का सुशासन। तीर पर दबाएं बटन, जनता दल यूनाइटेड। 21वीं सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना, और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने, और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत, श्रेष्ठ भारत।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम 8 में। आज हम बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का शिलान्यास करते हुए जो बात कही, वो बात भले बीजेपी ये कहे कि उसका बहुत दूरगामी मतलब नहीं है, उसमें सियासत नहीं है, लेकिन जो इतिहास है देश में उसको अगर देखा जाए, उसको खंगाला जाए तो इतिहास में कई मसले ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इस मामले पर सियासत हुई है। और इतिहास ही नहीं, अभी हाल के भी बहुत से मामले हैं, इसमें सब पार्टियां जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सियासत का जो रूप है, जो रंग है, वो किस दिशा में जा रहा है, ये मसला गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को ध्रुवीकरण करने की कोशिश रही हो, ये देश की राजनीति की एक ऐसी दुखती रग है जिस पर हाथ रख के हर किसी ने अपनी नैया पार लगाने की कोशिश की है। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा दूं आपसे मैं। सूरज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। श्याम जाजू जी बिजी थे, चले गए, लेकिन सवाल पे मैं उस पे आऊंगा। इमाम मलिक साहब आपसे आऊंगा, सूरज जी आए हैं, उनकी राय में जरूर जानूंगा। लेकिन जो मसला अभी उठ रहा है, एक कहावत है कि अगर एक कहावत यह है कि नायक गढ़ने के लिए पहले एक खलनायक गढ़ना जरूरी होता है। तो क्या ये जो मसला है मोदी या बीजेपी के हवाले से जो भी बयान आते हैं, क्या उसके लिए कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां ज्यादा तवज्जो दे करके उसको इस सियासी चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फिट करना चाहती हैं? देखिए, मैं फिर कहूँगा राजीव कि पिछले 7-8 महीनों से, खासकर जब से नरेंद्र मोदी को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, कुछ उनकी तरफ से बयान आए और कांग्रेस की तो मंशा यही है कि जो मुद्दे हैं इस देश के मुख्य मुद्दे, खासकर महंगाई और भ्रष्टाचार में, वो पूरी तरह से घिरी हुई, उन मुद्दों से उसके ध्यान भटकाने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ और हो नहीं सकती कि मामले को सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के बीच ले जाया जाए। और आज वही हो रहा है। मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो बार बार सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बजाय उन मुद्दों पे जो आम लोगों से जुड़े उस पर बात की जाती तो शायद कुछ बेहतर उनके लिए भी होता, इस देश के लिए भी होता। लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज सारे राजनीतिक दल, चाहे आप मेरा सवाल इस लहजे में है, इस नजरिए से है फजल इमाम मलिक साहब, कि एक कहते हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, तो क्या विपक्षी दल इसमें जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी बोली, मोदी बोले और कांग्रेस ने तुरंत पलटवार कर दिया। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस जिस तरह से रिएक्ट करती है या फिर दूसरे दल जिस तरह से मोदी की बात पर रिएक्ट करते हैं, आज तो ट्विटर का जमाना आ गया। हम लोग जब पत्रकारिता शुरू की थी तो ट्विटर नहीं हुआ करते थे, आज ट्विटर सोर्स हो गए हैं समाचार एजेंसियों के, समाचार चैनलों के, अखबारों के। ट्वीट पर तुरंत दिग्विजय सिंह कुछ बोल देते हैं, कोई दूसरा कुछ बोल देता है, तो ये एक अजब सा फैशन एक तरह से हो गया। इससे क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जो चीज जहां तक बात पहुंचानी होती है, जिन लोगों तक रिएक्शन, उस प्रतिक्रिया से वो जो चीज कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन दिक्कत यही है कि जिस सांप्रदायिकता और जिसकी आपने शुरू में कही थी कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की जो नई परिभाषा, मुझे लगता है कि राजीव ये बहुत, हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत गलत, बहुत ही घातक और है, बहुत घातक है। और बिल्कुल देश और समाज दोनों के लिए, अगर इस देश और समाज को बचाना है तो इस तरह के मसलों से, इस मुद्दों से हटके हम उन मुद्दों पे बात करें जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनके भूख और रोटी की परिभाषा जब तक नहीं तलाशेंगे तब तक हम इस एक हो सकता है कि सत्ता मिल जाए हमको, लेकिन फिर हम कौन सा देश बनाएंगे, कौन सा समाज बनाएंगे, इस पे तमाम राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से सोचना। कौन सा समाज बनेगा, कौन सा देश बनेगा, ये अब इसको इस नजरिए से देखा जाए कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2014 में लोकसभा का चुनाव है, कुर्सी दिल्ली की कुर्सी पर नजर है, कहीं ना कहीं सबकी रही है, हमेशा रही है, उसकी जंग हमेशा रही है। सूरज सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। सूरज सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया इस नजरिए से मैं जानना चाहूंगा कि ये चुनाव के वक्त ही ये सारे मसले ऐसे अचानक क्यों उठे? ये दुख बीजेपी को अभी जताने की, अचानक से इतने गंभीरता से जताने की जरूरत क्यों पड़ी कि पटेल अगर देश के पहले पीएम होते तो तस्वीर अलग होती? देखिए, ये जो प्रतिमा बनाने का निर्णय था ये बहुत पहले ले लिया गया था। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर देश को मोदी जी ने एकता से जोड़ने की प्रयास किया है। ठीक है, प्रतिमा का प्लान पहला था, बयान समकालीन। और रही बात बयान की, तो कांग्रेस को जो भी मोदी जी कहते हैं उसको गलत साबित करने की आदत हो गई है। नहीं तो आप सही बोलिए, आप सही बताइए क्या सही है उसका, दर्शक जानना चाह रहे हैं। वही हम बता रहे हैं कि जो भी प्रतिक्रिया मोदी जी करते हैं उसको उनको गलत साबित करने की बिल्कुल आदत हो गई है। उसका विरोध करना, चाहे वो वजह जायज हो नाजायज हो, उसको उन्होंने
काटना है। ठीक है, हर प्रकार से मोदी जी ने एक रोल मॉडल बनाया है गुजरात को, और वही पूरे देश पर को बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस टूट चुकी है, बिखर चुकी है। ठीक है, छोड़िए कांग्रेस का, छोड़िए बीजेपी का बताइए। बीजेपी इसमें सियासत नहीं कर रही है? बीजेपी इसमें बिल्कुल भी सियासत नहीं कर रही है। लोगों को आज भाजपा दोबारा से देश में आ रही है, कांग्रेस इसको लेके बौखला गई है, और देश को एक सूत्र में बांधने का जो मोदी जी ने ये प्रयास किया है पूरे विश्व में। सरदार पटेल ही मिले थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र भी बहुत से नहीं, ठीक है, और भी बहुत सारे नेता थे। आज अम्बेडकर और पटेल दो ही लोगों का जिक्र कर रहे हैं। आप अब्दुल कलाम साहब का जिक्र क्यों नहीं? अबुल कलाम साहब का, अब्दुल कलाम नहीं जी, उनका क्यों नहीं जिक्र करते आप? उनका भी जिक्र कीजिए। नहीं, आप कभी नहीं करते उनका ना, आपसे सवाल है। हमारे उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत जितनी शिद्दत से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, अगर उनकी बात मानी होती कांग्रेस पार्टी ने तो शायद इस विभाजन। आपको याद होना चाहिए कि अब्दुल कलाम साहब, अबुल कलाम आजाद, सूरज सिंह जी, हमारे कलाम और अबुल कलाम में फर्क है। जी, हम जो बात कह रहे हैं उसको कहने दीजिए। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को दोबारा से राष्ट्रपति बनाना चाहते नहीं, वो मसला अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अब्दुल कलाम के दो अलग अलग पहलू हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में इस देश के लिए जो किया, पाकिस्तान न बने इसके लिए जितना कुछ किया, अगर इतिहास को सूरज सिंह जी थोड़ा उस पर भी जोर दीजिए और कहिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के लिए क्या किया। चलिए, मैं भी कभी नरेंद्र मोदी ठीक है, मैं आ रहा हूँ सूरज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ सर, उल्लेखनीय बात यह है कि ये पूरे एपिसोड में जो सरदार पटेल वाला इशू है जो आज जो हुआ है, हाँ। ये देखा जाए तो मोदी का पलटवार था मनमोहन सिंह जी के उस बयान पे कि वो कांग्रेसी थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक फियर फैक्टर है जो उनको, जो मनमोहन सिंह जी को विचलित कर गया कि इस तरह का कमेंट देने के लिए कि वो एक कांग्रेसी थे। तो हालांकि और सरदार पटेल के बारे में अभी तक मैंने जितनी स्पीच सुनी है मोदी जी की आज से पहले, अब तक सरदार पटेल की प्रतिमा के इस प्रोग्राम के बारे में कहीं उन्होंने कहीं पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी है। नहीं, ठीक है, लेकिन सरदार पटेल की जो छवि को लेकर के, उनके आजादी से पहले, आजादी के वक्त या आजादी के बाद के कुछ सालों की भूमिका को लेकर के जिस तरह से बीजेपी नेता आप सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा में नेहरू नहीं गए, वो उस पर विवाद हुआ, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ पलटवार है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, चुनावी माहौल है, सरगर्मियां तेज हैं, तो चुनाव के मैदान में बहस होगी, बहस का जवाब दिया जाएगा, तो उसको चुनावी उसको रंग दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज का जो एपिसोड है मैं उसके बारे में कह रहा हूं कि एक दूरगामी ध्रुवीकरण नहीं दिखता आपको कि एक ठोकबंद ध्रुवीकरण की कोशिश है ये? अगर ध्रुवीकरण होगा तो उसका निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा होगा कि अगर 5 लाख गाँव से अगर लोहा आएगा और प्रतिमा बनेगी, तो 5 लाख गांव का जो वोट बैंक है वो सॉलिड होगा उनके लिए। ठीक है, अफजल अब्बास आऊंगा मैं। छोटी सी बात शरद भाई में जोड़ दूं कि पटेल की बात सिर्फ कल या 2 दिन पहले नहीं की थी, पटना में भी उन्होंने सरदार यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, ठीक है, अफजल अब्बास साहब हमारे वोटों के ध्रुवीकरण, जेडीयू का पक्ष रहे। अफजल अब्बास साहब, आपका क्या रुख रहने वाला है? जेडीयू का क्या स्टैंड रहने वाला है क्या इसमें? इन सब चीजों के इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके नजरिए में सबसे बड़ी बात है जहाँ कि मैं ये कहना चाहूंगा, पटेल साहब की मूर्ति लगे, बड़ी लगे, इससे किसी को इतराज नहीं है। मसला मूर्ति का नहीं है, मसला मूर्ति के पीछे जो मनसा है, बस वही तो मसला हल्के में मत नकारिए, हल्के में मत नकारिए। ठीक है, दुश्मनी करिए लेकिन दोस्ती की गुंजाइश रहती है, मसला अलग है। लेकिन मैं ये कहा, वही तो कह रहा हूँ कि मसला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सवाल इसके पीछे इसके पीछे मकसद क्या आपका था? मकसद सिर्फ ये दिखाना कि सिर्फ कि हम बहुत बड़े उनके मतलब जिसको देश ने, कांग्रेस ने छोड़ दिया था, उसको हम जो है इसको देश में जाना चाह रहे हैं। अब ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं भूल है, जिसकी वजह से यकीन मानिए जो मैं तो आपकी ये भूल थी इतने दिन तक साथ रहे? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का मसला छोड़िए, आप जेडीयू को बताइए। बिल्कुल कांग्रेस का ही बयान आया ना, मेरा बयान तो आया नहीं है।
ये तो प्रधानमंत्री के बयान पे ये टिप्पणियां हो रही है ना। प्रधानमंत्री ने कहा, उसका जवाब दिया। आप अपना बयान गढ़िए भैया। आप सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। मलिक साहब ने उठा के देखिए, मौलाना अबुल कलाम थे, मोहम्मद अली जौहर थे, बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे भी थे। ये अगर पैगाम देना तो साथ साथ देखिए, हिंदुस्तान सर्वदेशी, सर्वजातीय, बहुधर्मीय देश है। सिर्फ एक पार्टिकल कम्युनिटी की बात करके पूरे सेकुलर कहते नहीं होगा। एक मुसलमान भी चिल्ला के हिंदू की अगर बात करता है, इसका मतलब तब सेकुलर होगा। अगर पटेल साहब पटेल साहब जिस तरह से हिंदुओं के लिए एहतराम के लायक, उससे मुसलमानों के लिए भी है। अबुल कलाम साहब ने बिल्कुल सही कहा। अबुल कलाम या मजे चिल्ला का मुसलमानों जाओ नहीं, ये तुम्हारी जमीन है, चिल्लाते रहे। की सड़कों पर उनके बारे में नहीं, कांग्रेस ने दोबारा उनको क्यों नहीं लेके की सड़कों पर जिस तरह से दोबारा से वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब अबुल कलाम और अब्दुल कलाम में फर्क है। पहले आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात कर रहे हैं, अबुल कलाम आजाद की बात हो रही है। जामा मस्जिद से आजादी के चिल्ला के कहते रहे कि तुम लोग मत जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा है, मुसलमानों हिंदुस्तान में भी रहो। तो मैं ये कहना चाहता हूं बीजेपी के साथियों से या कांग्रेस के साथी से, जो भी हो, धार्मिकता का माने सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी से नहीं है, मुसलमानों से है। जो हिंदुस्तान की आजादी में मुस्लिम, हिंदू, हर मजहब के लोग हैं, उनका भी एहतराम करना हर पार्टी का फर्ज है। मेरा भी है, आपका भी है। आपके अनुसार अब ये नहीं बनाना चाहिए था सरदार पटेल जी की प्रतिमा? गलत है। मैं कहा कर रहा हूं, मैं मना कहा, मैं तो कह रहा हूं कि एहतराम, काबिल एहतराम है, होना चाहिए। तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए। मैं तो कर रहा हूं। नहीं, प्रशंसा ठीक है, वो नहीं, मैं तो क्या सियासत सिर्फ वोट दिलाने से होती है? आपको ये बहुत हम चाहते हैं कि इस पे गंभीर बहस हो। सूरज जी, हम चाहते हैं कि ये मसला एक गंभीर प्रशंसा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन अच्छा करने के पीछे अब ये नहीं देखते कि 60 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया है। देख, कांग्रेस अलग टॉपिक है, क्या दिया क्या ना दिया। यहाँ मूर्ति की बात, आज मोदी जी ने एक देश को गौरवान्वित किया है पूरे विश्व में। आज पूरा विश्व हमें देख रहा है। एक हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है, हिंदुस्तान के लिए ये। भाई, इससे इनकार कोई थोड़ी कर रहा है कि अभी मत कीजिए आप। मैं उसकी बात नहीं कर, जहां सेकुलरिज्म की बात आ रही है। सूरज जी, जब विश्व की बात कीजिएगा तो फिर अमेरिका के भी जिक्र आएगा, जहां मोदी जी को जाने नहीं दिया जाता है। उनपे फिर 2000 देखिए आप, और जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल इस देश में लागू नहीं होता। हर देश की अपनी अपनी अलग। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया गुजरात मॉडल नहीं हो सकता, तो पहले आप अपने मुख्यमंत्री को तो समझाइए, चौहान साहब को, उसके बाद देश को समझाइएगा। आप जो है जी बताइए। जी बताइए। नहीं, मैं इस सवाल पे आना चाह रहा था फजल इमाम। मेरी बात को आपने बीच में अधूरा रह गई। मैं ये कह रहा था कांग्रेस ने देश को क्या दिया 60 वर्षों में। तो आप भी कुछ नहीं, ये तो सवाल कांग्रेस से कांग्रेस से आप पूछिए कि क्या दिया। हमने मुझे बोलने दीजिए। भाजपा ने 60 वर्ष शासन किया, उसके बाद वो हर गांव को शहर से नहीं जोड़ पाए। वाजपेयी जी, भाजपा ने चंद दिनों के अंदर पूरे देश को शहर से जोड़ने का प्रयास किया। वाजपेयी जी के कार्यकाल में यह संभव हो पाया, और कांग्रेस उसकी रिकारपेटिंग भी करा नहीं पाई। चलिए ठीक है। नहीं, इस देश को तो देखिए एक सूत्री कार्यक्रम में बांधने का प्रयास वाजपेयी जी ने किया, और आज वही मोदी जी कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं होना चाहिए, इस काम की सराहना होना चाहिए। मोदी जी भी जो इस पूरे मसले पूरे देश को एक सूत्र में बांधने और किसी संप्रदाय विशेष की राजनीति, संप्रदाय विशेष की राजनीति तो हो रही है। किसी भी संप्रदाय विशेष, सभी धर्मों के लोगों का आदत नहीं। शरद शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा आपके पास। शरद शर्मा जी है, उनकी प्रतिक्रिया बहुत देर से नहीं आई। शरद शर्मा जी, इसके पीछे नहीं, सवाल मेरा सीधा सा है। ठीक है, सियासत से इनकार सब करेंगे, उसके पीछे मंशा जो है उससे इनकार सबको है, लेकिन इसके पीछे एक जो शुरू में जिक्र हुआ, फजल इमाम मलिक साहब ने भी ये कहा कि पिछड़े वर्ग को लुभाने की एक कोशिश, ये मानते हैं आप? निश्चित तौर पे देखिए, अब ये तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली होगी कि पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश है इसके पीछे। लेकिन अब ये जो अभी इशू जो है, इसको अब पिछड़े वर्ग का पटना की रैली के बाद से इसका इशू को ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नजरिए से मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, एक हवाला मैं दे दूं। यूपी में अमित शाह की एक मीटिंग हुई,
ठीक है, वो दुग्ध व्यापारियों, दूध वाले व्यापारियों के साथ, एक संगठन के साथ ऐसी खबरें आई। देखिए इसकी पुख्ता बहुत उसमें क्या बातें हुई मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो उसकी बात निकल करके आई कि उस बीच में कहीं ना कहीं अब आप मोदी के कास्ट को एक फैक्टर बनाने की कोशिश चल रही है, और उस कास्ट के जरिए भी कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उछाला गया इस सियासत के बीच में, वो भी एक मंशा है। राजीव, मैं सिर्फ इसमें सिर्फ यही जोड़ूंगा कि ये बात बिहार से शुरू हुई पहले कि बिहार और नीतीश जी ने, जिसका बार बार नीतीश जी पर यह भी आरोप लगता रहा उस दौरान कि एक पिछड़ा जब प्रधानमंत्री बनने को जा रहा है तो नीतीश कुमार उसकी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हैं। क्योंकि हाँ शरद भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार से पहली बार उनके पिछड़े कार्ड को खेलने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर भारत में खासकर पिछड़े और अति पिछड़ों को अगर लीजिए तो लगभग 34-35% वोट है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं जी। तो निश्चित तौर पे यूपी और बिहार में ये कार्ड खेला जा रहा है। अब बाकी गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी जो स्टेट है, आई थिंक वो वहां पर इशू नहीं है, बैकवर्ड कास्ट का इशू नहीं है। लेकिन हाँ, यूपी बिहार में जो अपने आप में एक राजनीति की प्रयोगशाला रही है हिंदुस्तान की राजनीति में, उसमें वास्तव में ये कार्ड खेला जा रहा है। और आज अंबेडकर जी का भी नाम उन्होंने लिया, अंबेडकर का भी नाम लिया। आज देखिए कि वो दलित, पिछड़ा, और फिर तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ पलटवार, क्या कुछ इसमें आपको फेरबदल दिखने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन, कितना ध्रुवीकरण देख रहे हैं आप इस मंशा की, जिस मंशा की बात हम कर रहे हैं? फजल इमाम मलिक साहब। नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों के पास देख राजीव, अगर ये कार्ड चल गया तो फिर मुझे लगता है कि भाजपा के बहुत अच्छा रिजल्ट, नतीजे होंगे, क्योंकि पिछड़े अगर गोल बंद हो जाते हैं 34-35%, ठीक है बिहार में, हाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी दोनों की बात की और 120 सीटें हैं यहाँ, जो लोकसभा की 120 सीटें हैं, ये दिल्ली की सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसको बार बार भाजपा कह रही है। तो अगर ये पिछड़े का कार्ड या दलित का कार्ड चल जाता, क्योंकि आज अंबेडकर जी का नाम उन्होंने लिया कि अंबेडकर जी को भी इसी तरह उन्होंने भुला दिया। आऊंगा मैं अफजल बात। हाँ ठीक है, मलिक साहब की बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ कि दलित कह दिया तो दलित वोट दे देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, संभावनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्ड चल जाएगा, चल भी सकता, नहीं भी चल सकता। नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती है। क्या मायावती जाटो समाज के लोग छोड़ देंगे क्या इनको? नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ये था नहीं, ये इनका मोदी जी का ये मैसेज देना, मैसेज दे के लुभाने की एक रणनीति है। अब उसमें कामयाबी कितनी मिली, बिल्कुल सही है, कोशिश तो मैं ये कह रहा हूं, कोशिश तो आपकी भी थी अफजल अब्बास साहब, कोशिश तो आपकी भी थी। जेडीयू ने जो स्टैंड लिया बिहार में, मोदी को प्रचार में आने से रोका, जिस धर्मनिरपेक्षता और जिस सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये बात करना भी जरूरी है। 17 साल तक नहीं तो आपकी नजर क्या उस पर नहीं है कि मोदी के जरिए चलिए इस वोट कार्ड को भी भुलाया जाए? मोदी जी पे इस तरह का तोहमत लगा हुआ था। और देखिए कौन सा तोहमत? 2002 की बात है, तो तब आप साथ क्यों थे? मोदी जी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे ना। आप उनको आने नहीं देंगे, आप क्या कर रहे हैं? कैसी बात है? आपने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, बाद भी 12 साल और जब वो पहुंचे, नहीं, और जब मोदी जी बिहार पहुंचे तो उसकी व्यवस्था क्या थी? आपने देखा, मोदी आपने क्या व्यवस्था की वहां पर? सूरज जी, हाँ, आ रहा हूं। आपने बताइए क्या व्यवस्था की वहां पे? पहले उनको आने से रोका गया और फिर व्यवस्था किस प्रकार की थी? सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। देखिए मोदी जी बीजेपी, उस वक्त मोदी जी गुजरात के सीएम थे, और आज गुजरात में रेल मंत्री सुखी है, बोल रहे हैं। सूरज जी आ रहा हूं, सूरज जी बिहार में दुखी है। सूरज जी आ रहा हूं आपके पास, जी बोलिए। बिहार में दुखी है और गुजरात में सुखी है। ठीक है, बोलिए। ठीक है ना भैया, क्या दे पाए हैं आप? अफजल जी, ये मसला गंभीर है, इसमें उलझ करके नहीं रहना चाहिए। गुजरात डेवलप नीतीश कुमार ने उस खंडहर से उठा के 7 साल में जो कर दिया, मोदी जी को जितनी फैसिलिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर का जो फाइनेंस मिल रहा है उतना मिला होता है बिहार को, बिहार गुजरात से बहुत आगे बढ़ गया होता है। डर क्यों है? डर क्या रहे? उनको आने क्यों नहीं दे रहे बिहार में? हम कहाँ रोक रहे भैया? आज मोदी जी गांधी मैदान में भाषण दिए, तब रोक दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रहे हैं अफजल अब्बास साहब, कैसी मैं नहीं जवाब चुनाव की बात का, नहीं चुनाव का जिक्र मैं कर रहा हूं, बिहार चुनाव का। उस वक्त आपने क्या किया? क्या ये नहीं, क्या सूरज जी आ रहा हूं मैं, क्या धर्मनिरपेक्षता, आ रहा हूं मलिक साहब आपके पास, क्या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म इतना सस्ता है कि सिर्फ टोपी लगा लेने से, टीका लगा लेने से पूरे देश में कायम हो जाएगा? मलिक साहब बोलिए। मैं नहीं आ रहा हूं मैं आपके पास। जिस बात को हम लोगों ने शुरू में उठाया था
नीतीश कुमार का अलग होना उसी धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की नई परिभाषा है जिसकी हम लोगों ने शुरू में बात कही। उसी का मैं कह रहा हूँ। आप धर्मनिरपेक्ष आप देखिए कि भाजपा से अलग होते ही प्रधानमंत्री उन्हें कह देते हैं कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष हो गया, और नीतीश कुमार इतने खुश हो जाते हैं कि अब प्रधानमंत्री ने उन्हें धर्मनिरपेक्षता की सर्टिफिकेट दिया। तो ये नहीं हो सकता, तोहमत लगा रहे हैं। नहीं, नहीं है, ये मुद्दों के आधार पर नहीं था। आप 17 साल तक थे, उनके कांधे पे सवार होके केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री, कांधे पे सवार होके आप कह सकते हैं आप धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं अफजल भाई, नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नहीं है। 17 साल तक वो साथ रहे। आप बाद में आए, मैं अपनी बात नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूं। आप जेडीयू में बाद में ना आए भाई। चलिए हम ठीक है, आप हो सकता है कि आपका नजरिया, आपका चश्मा एक सेकुलर को कॉमन नजर आ सकता है, और वो एक व्यक्ति का चश्मा नहीं अफजल अब्बास साहब, ये दिखने वाली चीजें हैं। ये आप देखिए ना, भागलपुर दंगा में नीतीश कुमार ने क्या कर दिखा दिया, किसी का क्या बात करे। और बिहार शरीफ के दंगे में क्यों नहीं किया उन्होंने? बिहार शरीफ का दंगा जब हुआ तो चूंकि उनकी कम्युनिटी के लोग वहां शामिल थे, तो उनके कम्युनिटी के लोग बिहार शरीफ के दंगे में शामिल थे, उसकी भी थोड़ा सा पड़ताल करवाइए आप ना, उसकी भी पड़ताल करवाइए। बिहार शरीफ में जिस तरह के दंगे हुए, भागलपुर से ज्यादा आप फिर अगर बाकी नरसंहार में आयोग बना था, उसको नीतीश जी ने आते ही बंद कर दिया, ये एक तथ्य है। बीजेपी से मैं जाना चाहूंगा, अशर शर्मा जी हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। सूरज जी, आपसे सवाल एक ये है कि नीतीश कुमार को धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट आपने भी दिया था। याद दिला दूं मैं आपको, आडवाणी जब भ्रष्टाचार विरोधी रैली पर निकले थे, बिहार पहुंचे थे, ये घटना याद होगी आपको, उन्होंने चुना था हरी झंडी दिखाने के लिए नीतीश कुमार को, याद है आपको? बोलिए जी बोलिए इस पे, बताइए नहीं बोलिए इस पे, ये कि ये धर्मनिरपेक्षता अपने हिसाब से कभी आपने कुछ गढ़ ली, बाद में कुछ गढ़ ली, जब तक साथ है तब तक ठीक है, अलग हो गए तो वही चीजें बदल जाती हैं। देखिए, आज उनकी विचारधारा बदल गई है, और जब उन्होंने जेपी के को छोड़ दिया तो बीजेपी की छोड़ दिया, उनके लिए आदत हो गई है, ठीक है ना, उनको आदत हो गई है छोड़ने की, पाला बदलने की। आज इसके साथ जिसको अच्छा लगा उसको चुन लिया। सूरज सिंह जेपी के नाम पे आज वो भी कुछ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको जो अच्छा लगा, जहां फायदा दिखा वहां पहुंच गए। नहीं, वो तो आप भी करते हैं, जहां तो हर राजनीतिक दलों का चरित्र यही है, वो तमाम राजनीतिक दलों का। आज पटेल, आज आपको पटेल राज से मोदी जी ने जो वहां पर रैली की, बिहार में जो रैली हुई, आम जनमानस उस रैली में गया। तो तब नहीं मसला इसलिए है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए जो सियासत शुरू हुई, देखिए जो लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ रही है, उससे पूरी तरह से भयभीत हो गई है कांग्रेस, जेडीयू, सब पूरी तरह से। और आने वाले चुनाव में तो फिर लोकसभा में तो मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं मोदी? क्यों सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता पे बात नहीं? क्यों महंगाई भ्रष्टाचार पे कायदे से नहीं बोलते? विकास पे बात करते हैं। कहां विकास पे बात करते हैं? यहाँ देखिए विकास पे क्या दिया है, आप क्या बात करते हैं? आज भी देखिए उनका भाषण, वही सेक्युलरिज्म, वही सरदार पटेल, उसके अलावा अरे आप बात करो ना विकास पे। और ये चीज जो पूरा देश, गुजरात आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे मोदी जी। कब होगा ये तो खैर, और इस देश की आकांक्षाओं को, इच्छाओं, ये तो ये पहले आपकी आकांक्षा, ये अलग सी बात है। ये मुद्दों पे आना चाहिए, उन्हें मुद्दे पे आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है सूरज जी कि ये मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है। मुद्दों के बीच में सिर्फ आपने अभी तक कांग्रेस पे हमला किया है। नरेंद्र मोदी जी के हर भाषण को आप सुन लीजिए, एक समानता दिख जाएगी, सिर्फ मनमोहन सिंह जी पर हमला, कांग्रेस सरकार पर हमला। अपनी नीति आपने क्यों नहीं बताई? उन नीतियों के बीच आप सिर्फ ये कहे कि देश को वोट सेकुलरिज्म नहीं, पटेल जी का सेकुलरिज्म चाहिए। ये यहां तक सियासत आ गई है बीजेपी की। देश को 60 साल में आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, देश का पूरा युवा वर्ग जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। देश को रोजगार देने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। आने वाले भाजपा के चुनाव में हमारा ये मुद्दा होगा, ठीक है। इसी मुद्दे पर रोजगार, भ्रष्टाचार पर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार और कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना हमारा संकल्प है, और इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सौरभ शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस मुक्त एक समय था जब कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हुई, बीजेपी आई तो अब थर्ड मोर्चे की सियासत शुरू हुई। उसके बाद अब ये अभी जो हालिया रैली हुई ये थर्ड फ्रंट के नजरिए से थर्ड फ्रंट बनाने की एक कोशिश में, उसमें भी मुद्दा यही था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट होना।
तो ये क्या मसला सिर्फ मोदी को लेकर के है? क्या ये वास्तव में सिर्फ नरेंद्र मोदी का डर है या फिर इसका कुछ दूरगामी परिणाम निकलने वाला है? देखिए, मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात ठीक है, आपका हाँ विश्लेषण क्या आपने बहुत करीब से देखा है सियासत को, मेरा विश्लेषण ये है कि सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। मोदी इस मामले में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस राजनीतिक डिबेट को मोदी वर्सेस अदर्स कर दिया है जी। और थर्ड फ्रंट ने जो सांप्रदायिकता का इशू उठाया है, तो अगर मोदी जी महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं तो थर्ड फ्रंट वालों ने भी कोई महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ सांप्रदायिकता की बात की है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनका कांग्रेस के कहीं ना कहीं उनके साथ, कांग्रेस के साथ उनका बाद में हाँ, ठीक है, लेकिन केंद्र बिंदु कहीं ना मुझे लग रहा है वही कि 2014 जो पोस्ट 2014 के बाद जब सिचुएशन ऐसी होगी कि जब बीजेपी सत्ता के करीब होगी और कांग्रेस और थर्ड फ्रंट ये इस तरह का कुछ होने वाला है कि समीकरण बनेगा, इसलिए कांग्रेस के ऊपर ज्यादा आघात नहीं किया जा रहा, उससे ज्यादा मोदी पर अटैक किया जा रहा जी। गैर बीजेपी का मसला ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है अफजल अब्बास साहब, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जानना यह चाहूंगा मैं कि जेडीयू का रुख क्या रहने वाला है, और अब सियासत हो रही है ये सांप्रदायिकता को लेकर के, नीतीश कुमार भी उस मंच पर मौजूद थे। नीतीश कुमार जी ने क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप, और कौन सांप्रदायिक है, किसको आप सांप्रदायिक बता रहे हैं, किसको कौन धर्म ये पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान दिख रहा है कौन संप्रदाय के, कौन सेकुलर है, कौन कम्युनल है। ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद बखूबी जानते हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम ऐसे लोगों से, हम समावेशी विचारधाराओं के साथ जाना चाहते हैं और उनके साथ मिलजुल के काम करेंगे। अब बाकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी फैसला करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं, अगर आडवाणी के लिए मौका आया पीएम बनने का तो आप साथ जाएंगे? आप साथ जाएंगे? भविष्य के घर की बातें भी मैं नहीं कुछ कर सकता, इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक वैसा अगर बीजेपी की जहां तक बात आ रही है, अगर काश लोग मान लिए होते तो ये गठबंधन टूटता नहीं। और जेपी की बात ही कर रहे हैं, जेपी के विचारधारा को इन्होंने छोड़ दिया। जेपी ने तो हर पार्टी जनसंघ को सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म पे गैर बीजेपी और समय की कमी है। फजल इमाम मलिक साहब, आखिरी प्रतिक्रिया, ये सियासत कहाँ रुकेगी? सियासत की सबसे बड़ी चीज कि अभी सांप्रदायिकता को लेके बार बार हम लोग जो है बात करते हैं कि धार्मिक सांप्रदायिकता को, लेकिन इस देश में क्षेत्रीय सांप्रदायिकता पे कोई बात नहीं होती। महाराष्ट्र में लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के खिलाफ होता है, बंगाल चले जाए सीपीएम के राज, जब कम्युनिस्टों का राज था वहाँ लिंग्विस्टिक कॉम्युनलिज्म है, इस पर भी बात होनी चाहिए। दक्षिण में चले जाइए वहाँ इस पर भी बात होनी चाहिए। इस पर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ हिंदू पर मुसलमान बनाया जा रहा है, और या जिस तरह की धार्मिक सांप्रदायिकता। नहीं, समय की कमी। अफजल अब्बास साहब, शिवसेना इनकी एलायंस है ना, और मान से जो लोग भी हैं आपके साथ अभी फिर इस मंच पे गए थे, कम्युनिस्ट गए थे, कल वाले बैठे, तो इस तरह वो भी है। ठीक है, चलिए समय की कमी है, बहुत समय की कमी है। आप सभी का शुक्रिया, इस तरह की सियासत, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार, चलिए खराब चीज है बिल्कुल, और इसमें किसी को नहीं, सिर्फ आम लोगों को पिसना है। सियासत की जो ये जो नजरिया है वो देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह जी बीजेपी नेता, अफजल अब्बास साहब जेडीयू नेता, शरद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ आप जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइमेट में आज इतना ही, नमस्कार।